हेलो दोस्तों, इस वीडियो के लिए एक लाइक ज़रूर दीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल सके। हेलो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में जानेंगे सेट 5 का सोल्यूशन। सेट 5 को हल कराने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि मुझे चाहिए 50K प्लस सब्सक्राइबर अपने यूट्यूब चैनल पे, ताकि आपको हम फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, तो दोस्तों आते हैं सेट 5 के खंड पर। पहला का क कह रहा है समान पदार्थ के दो घनों की भुजाएं क्रमशः यल तथा टूयल है, इनके प्रतिरोधों का अनुपात होगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए यल तथा टूयल है, तो इसके प्रतिरोधों का अनुपात होता है R1 बटा R2 इक्वल टू A2 बटा A1। अब इसको आप A मान लीजिए, घनों का भुजाएं, भुजा A1 है A2 है, तो A2 का मान रखेंगे 2 और A1 का मान रखेंगे 1। तो आप देख सकते हैं यल से यल कट जाएगा और आपका 2/1 आ जाएगा, यानी R1 रेशियो R2 इक्वल टू 2 रेशियो 1, यानी इसका अनुपात क्या हो गया, 2 संबंध है 1। ठीक है, तो इस प्रकार से लगेगा। अब दोस्तों नेक्स्ट ख पे आते हैं। लिखा है 99 ओम प्रतिरोध के धारामापी में मुख्य धारा का 10% भेजने के लिए आवश्यक संत का प्रतिरोध होना चाहिए। इसमें आपको कैपिटल G दिया है 99 ओम और यहां पे लिखा है 10% भेजने के लिए मुख्य धारा का मान दिया IG बराबर I/10, ये इसका 10% हो गया। अब आपको पता है संट प्रतिरोध क्या होता है, यस बराबर IG बटा I माइनस IG इंटू में G, ये आपका सूत्र है। IG का मान दे रखा है और आपको G का मान दे रखा है, आपको रख लेना है दोस्तों। जैसे ही रखेंगे तो आपको इस प्रकार से आएगा और यहाँ पे आपका I से I कट जाएगा, तो 99/9 आपका आ जाएगा। 9 से 99 11 बार में कटेगा, तो आपको काट देना है। ठीक है, और जैसे ही कटेंगे आपका 11 ओम आ जाएगा, तो आपका संट प्रतिरोध जो आएगा वो 11 ओम होगा, जिसमें खंड अ का प्रश्न संख्या 1 का ख का आपका ए ऑप्शन सही है। अब दोस्तों आगे आते हैं ग, प्रश्न संख्या ग पे। अब इसमें लिखा है यदि लैम्डा किरणें एक्स किरणें तथा सूक्ष्म तरंगों की निर्वात में तरंगदैर्ध्य क्रमशः λ1, λ2 तथा λ3 हो, तब तो इसमें λ1, λ2, λ3 इस प्रकार से आपको लिख देना है। यहाँ पे y किरणें हैं, यहाँ पे x किरणें हैं। ठीक है, तो इसमें इस प्रकार लिख देना। आपको बस ये चीज याद रखना है, λ1, λ2, λ3। ठीक है, ग्रेटर देन, बस ये चीजें याद रखनी है। बाकी ये तो इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, कभी कभार पूछ देता है। बाकी आपको सवाल लगाते रहना है ताकि हर बार मतलब आसानी से कोई भी उस पर प्रश्न दे तो आ जाए। ठीक है, यहाँ पे पूछा जब एक प्रकाश किरण अपवर्तनांक के माध्यम में प्रवेश करती है तब अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण का आधा रहता है, अपवर्तन कोण का मान होगा। तो इसका दोस्तों होता है 2 cos इनवर्स n/2। आपको ये आंसर लिख देना है। बाकी आप इसका फिगर देख सकते हैं, इसमें ये वाला ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन सा पीएन संधि डायोड पश्च अभिनत है, तो इस प्रकार से आपको फिगर याद रखना है। इसका मुंह इधर की ओर रहना चाहिए, बीच में एक प्रतिरोध है प्लस V5 वोल्ट। ठीक है, यह आपका क्या है, पश्च अभिनत में है। दोस्तों ड आता है एक धातु के पृष्ठ पर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के फोटॉन आपतित होते हैं, तब उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। निरोधी विभव होना चाहिए, यानी निरोधी विभव ज्ञात करना है। तो आपको इसमें दिया क्या, अधिकतम ऊर्जा दिया है E के बराबर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए अधिकतम गतिज ऊर्जा, ठीक है, E के बराबर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। निरोधी विभव आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, V0। और आपको यहाँ पे देखिए फोटान जो दिया है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के फोटान आपतित होते हैं, यानी फोटान की ऊर्जा 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। निरोधी विभव क्या होता है, V0 बराबर
ई के बटा ई, ठीक है। तो ई के बटा ई क्या रखना है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटा ई। तो देखिए ई से ई कट जाएगा तो 5 वोल्ट बच जाएगा, यानी 5 वोल्ट आंसर आ गया। यहाँ पे फोटॉन की ऊर्जा का कोई काम नहीं है, ठीक है। अब आते हैं गाइस खंड ब पे, जो कि हम लोग का ये भी 1 नंबर का सवाल है, 1 नंबर में ही पूछता है और बहुत ही छोटा छोटा प्रश्न है, छोटा छोटा आंसर है, ठीक है। तो दूसरा का क्या कह रहा है, एक सेल का विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है, इस कथन का क्या अर्थ है। आपको सिंपली लिख देना है, सेलों का विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है का तात्पर्य है कि एकांक घन आवेश को सेल सहित एक बार पूर्ण परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य 2 जूल होगा, ठीक है। बहुत ही आसान है, बहुत ही शॉर्ट में आंसर भी है, आपको याद हो जाएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा। अब दोस्तों ख आता है, किसी पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति 0.9853 है, पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकशीलता ज्ञात कीजिए। दिया है क्या, x बराबर दे दिया। आपेक्षिक चुंबकशीलता न्यू आर बराबर क्या होता है, x + 1 होता है। बस इसी में एक जोड़ देंगे तो आगे 1 लिख के बाकी वही उतार देंगे आंसर आपका, ठीक है। अब यहाँ पे ग प्रश्न आता है, एक हेनरी स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक हेनरी, ठीक है। तो लिखा है उत्तर में, देखिए यदि यहाँ पे लिखा है स्वप्रेरण गुणांक यल बराबर ई बटा डेल्टा आई बटा में डेल्टा टी, यानी इतना बराबर 1 रख देना, यानी कि यल बराबर 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डेल्टा आई बटा डेल्टा टी बराबर 1, ई बराबर 1, मतलब यहाँ पे 1 1 रखा गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा क्या। अतः यदि किसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर, देखिए धारा आई, धारा परिवर्तन की दर 1 एम्पियर प्रति सेकेंड, मतलब धारा ये क्या आपका समय 1 एम्पियर, ये क्या है इसका एम्पियर प्रति सेकेंड है ना। तो यहाँ पे अगर धारा की दर 1 एम्पियर प्रति सेकेंड होने पर कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान 1 वोल्ट हो तो कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 1 हेनरी होगा। बहुत ही आसान है, ये देखिए आपका धारा है, धारा के हाँ धारा है, और ये समय है, और आपका विद्युत वाहक बल है, विद्युत वाहक बल। तो मान लीजिए 1 एम्पियर प्रति सेकेंड पर आपका विद्युत वाहक बल का मान 1 वोल्ट होता है, तो आपका क्या होता है, स्वप्रेरण गुणांक 1 हेनरी होगा, ठीक है। दोस्तों अब घ पे आते हैं, एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत क्षेत्र का आयाम 3 × 10⁻⁴ वोल्ट प्रति मीटर है, इसके चुंबकीय क्षेत्र का आयाम ज्ञात कीजिए। दिया क्या है, E0 बराबर विद्युत क्षेत्र का आयाम E0 बराबर 3 × 10⁻⁴ वोल्ट प्रति मीटर। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का आयाम B0 बराबर क्या होगा, ज्ञात करना आपको। तो B0 = E0 बटा स्मॉल ई। अब यहाँ B0 रख दे, E0 का मान रख देना है, और उसके बाद यहाँ पे E0 का मान रख देंगे। तो आपको यहाँ पे देखिए C यहाँ पे दिया है, यहाँ पे E बोल दिए हम, यहाँ पे C है, ठीक है। तो ये प्रकाश का चाल है, ठीक है। तो प्रकाश का चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ होता है, 3 से 3 कट जाएगा, 10⁸ को ऊपर भेजेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो 8 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो B0 बराबर 1 × 10⁻12 टेस्ला। बस आपको यही आंसर लिख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का आयाम, अगर आयाम ज्ञात करने के लिए आ जाए तो आपको सूत्र याद रखना है, B0 बराबर E0 बटा C, ठीक है। अब आते हैं ड पे, एक नाभिक ZXA क्रमशः एक अल्फा कण तथा एक बीटा कण उत्सर्जित करता है। उत्सर्जन के बाद नया नाभिक क्या होगा, आपको ये रिएक्शन दिखा देना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर कॉपी में लिख दीजिए। न्यू नाभिक आपका क्या होगा, Z-1 X A-Y, ठीक है। अब दोस्तों आते हैं कि फोटो डायोड का सिद्धांत क्या होता है। देखिए 1 नंबर का सवाल है और कितना छोटा सा आपको लिखना है। अभी आप बुक में जाएंगे ना तो बहुत बड़ा मिल जाएगा, ठीक है। तो उतना बड़ा हमें नहीं पढ़ना है, छोटा सा है, छोटा में ही पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फोटो डायोड का सिद्धांत क्या होता है। जब फोटो डायोड पर उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो
क्या होता है, जब फोटो डायोड पर उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो इन फोटो के अवशोषण से इलेक्ट्रॉन कोटर युग्म उत्पन्न होता है। क्या होता है, अवशोषण से इलेक्ट्रॉन कोटर युग्म उत्पन्न होता है, जिनके कारण परिपथ में धारा प्रवाह बढ़ जाती है। यानी परिपथ में धारा प्रवाह बढ़ जाती है, उसी को क्या कहते हैं, फोटो डायोड। ठीक है, आईसी का सिद्धांत यही है। ठीक है गाइस, अब आता है खंड श पे। अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना यार, तुरंत करो, तुरंत लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। दोस्तों तीसरा का कह रहा है, एक 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल तथा 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाली सेल को एक प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यदि परिपथ में 0.5 एम्पियर की धारा हो तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध व सेल का सिरे के बीच की वोल्टता ज्ञात कीजिए। दिया है E बराबर 10 वोल्ट, R बराबर 3 ओम और I बराबर 0.5 एम्पियर। सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, E बराबर I ब्रैकेट में कैपिटल R प्लस R। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ये प्रतिरोध होता है, एक होता है आंतरिक प्रतिरोध, एक होता है प्रतिरोध। ठीक है, तो इसमें आंतरिक प्रतिरोध दिया था तो उसको स्मॉल आर से डिनोट करता है। जब प्रतिरोध क्या देना तो आपको कैपिटल आर निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए विद्युत वाहक बल का सूत्र लगाएंगे, सेल का विद्युत वाहक बल, तो ई बराबर आई ब्रैकेट में कैपिटल आर प्लस आर। तो इसमें स्मॉल आर दिया है, कैपिटल आर नहीं दिया, आई दिया है, ई बराबर दिया है, तो इस तरह हम लोग कैपिटल आर निकाल सकते हैं। कैपिटल आर बराबर क्या होगा, ई माइनस आई आर बटा आई। सारा मान पुट कर लेंगे तो आपका यहाँ पे 17 ओम आ जाएगा, यानी कि आर बराबर 17 ओम धारा का मान, मतलब प्रतिरोध का मान आ जाएगा। ठीक है, अब सेल के सिरों के बीच वोल्टता क्या होती है, V बराबर आई इंटू आर। ठीक है, तो आपका आर का मान 17 ओम निकल गया है, आई का मान ऑलरेडी आपको पता है 0.5 एम्पियर, बस रख लेंगे, आपका आ जाएगा 8.5 वोल्ट। यानी दोनों आपको मान आ गया। इसमें किन किन सूत्र का प्रयोग किया है, सेल का विद्युत वाहक बल का और सेल के सिरों के बीच वोल्टता का, यानी V बराबर आई आर और E बराबर आई ब्रैकेट में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ठीक है, इन दोनों सूत्र का प्रयोग किया गया है, आप इसको याद कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कैपिटल ई दे दे, आई दे दे, प्रतिरोध दे दे और पूछे आंतरिक प्रतिरोध बताइए, तो आपको इसमें स्मॉल आर ज्ञात करना है। ठीक है, अब दोस्तों आते हैं प्रश्न संख्या तीसरा के गप। प्रोटॉन तथा अल्फा कण में संबंधित समान डे ब्रोगली तरंगदैर्ध्य के लिए आवश्यक त्वरक विभव का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो प्रोटॉन के संबंधित डे ब्रोगली तरंगदैर्ध्य क्या होता है, लेमडा पी, यानी प्रोटॉन है तो यहाँ पे पी लिख देंगे। ठीक है, लेमडा पी इज इक्वल टू एच बटा अंडर रूट में 2m के तो आप पढ़े हैं, लेकिन प्रोटॉन के लिए तो आपको पीपी लिख देना है। ठीक है, 2m के तो आप पढ़े हैं, तो अगर प्रोटॉन में है तो आपको पीपी नीचे लिख देना है सफिक्स में। ठीक है, तो 2mp kp, ठीक है, इक्वल टू h बटा, अब k बराबर क्या होता है, q भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2mp qp vp लिख दिया। ठीक है, अब इसको छोड़ देता। अब अल्फा कण के लिए क्या होगा, सेम वही चीज होगा, लेकिन प्रोटॉन की जगह अल्फा हो जाएगा। ठीक है, बाकी कुछ नहीं करना है, ये चीज कर देना है। अब दिया क्या गया है कि अल्फा कण, देखिए यहाँ पे प्रश्न में क्या लिखा है, प्रोटॉन तथा अल्फा कण में संबंधित समान दे ब्रोगली, समान, ये यानी कि लेमडा पी इक्वल टू लेमडा अल्फा। ठीक है, ये समान हो गया। ठीक है, तो इसके बराबर इसको कर देना है, दोनों पक्ष को वर्ग करेंगे तो आपका देखिए लेमडा क्या होगा, सॉरी लेमडा कह रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा, अंडर रूट हट जाएगा। तो अंडर रूट हटाने से पहले देखिए यहाँ पे एच समान है, इसको काट देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। और जब ये हटेगा तो क्या होगा, 2mp qp और vp और ये चीजें आ जाएंगी। अब देखिए यहाँ पे 2 से 2 भी कट सकता है, तो 2 से 2 कट गया। अब यहाँ पे देखिए त्वरक विभव पूछा है, यहाँ पे देखिए प्रश्न में त्वरक, आवश्यक त्वरक विभव का अनुपात, यानी v का अनुपात हमें निकालना है। तो v के अनुपात के लिए क्या करेंगे,
तिर्यक गुणा कर देंगे और भी बराबर भी अल्फा बटा वी पी, मतलब इधर उधर करेंगे तो आपका एक आ जाएगा भी अल्फा बटा वी पी, अब बाकी ऊपर नीचे आ जाएगा। अब देखिए आपको मैंने पिछली सेटों में भी पढ़ाया है कि ये यम क्या है, द्रव्यमान है, क्यू क्या है, आवेश है। तो जो अल्फा कण का द्रव्यमान होता है ना, जो प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एम अल्फा इज इक्वल टू 4 mp लिख दिया, और जो मतलब क्यू आपका आवेश अल्फा कण का वो 2 गुना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2qp लिख दिया। तो अब जहाँ यम अल्फा होगा वहाँ पे क्या हम लिखेंगे 2qp, ठीक है। और जहाँ यम पी होगा, सॉरी एम अल्फा होगा वहाँ पे 4mp लिखेंगे, और जहाँ क्यू अल्फा होगा वहाँ पे 2qp लिख देंगे। सब चीज़ लिख देंगे तो आपको देखिए 2m अल्फा से ऐसे, सॉरी mp से mp कट जाएगा, और यहाँ पे qp से qp कट जाएगा। तो आपका 4 × 2 यानी 4 × 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 दूनी 8 होता है, तो 8/1 हो जाएगा। यानी कि जो आप देखेंगे रेशियो में इसका अनुपात भी प्रोटॉन यानी कि विभव प्रोटॉन का और अल्फा में संबंध देखेंगे तो 8:1 का आएगा, ठीक है। यही इन सबों का विभव का अनुपात है, बस इतना ही लिखना है, ठीक है। थोड़ा सा आपको समझ में आ गया होगा, कहीं डाउट होगा ना तो एक बार शुरू से पढ़ लीजिएगा, वीडियो रिवर्स करके आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों चौथा के क पे आते हैं। यदि 9 ओम प्रतिरोध में ऊष्मा 36 वाट हो तो 6 ओम प्रतिरोध के ऊष्मा 6 तथा 2 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। अब दिया क्या है, R1 दिया है, P दिया है, R2 दिया है। इस प्रकार के आपको चित्र बना है, ठीक है। अब इसमें क्या बताना है आपको, बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए सिरों के बीच। तो दोस्तों R1 दिया है 9 ओम, P दिया है मतलब आपका वाट दिया प्रतिरोध, ऊष्मा 36 वाट, ठीक है, 36 वाट शक्ति। और R2 दिया है 6 ओम। सूत्र क्या होता है, P बराबर I² R1, ठीक है, R होता है। तो I1 R2 I1 R1 लिख दिया है, ठीक है। तो I1 अगर आपको पता करना है तो क्या होगा, इसको इधर भेजेंगे तो अंडर रूट में P/R1 आ जाएगा। तो बस P का मान 36 से रख लेंगे 9 का, और R1 का मान कितना है 9 है तो 9 रख लेंगे, काटेंगे तो अंडर रूट में 4 आएगा, यानी I1 बराबर क्या हो जाएगा 2 एम्पियर। यानी I का मान भी आपको पता चल गया कि 2 एम्पियर होगा। और 6 ओम तथा 9 ओम प्रतिरोध के लिए भी बराबर क्या होगा, I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पे इसके बराबर ये होता है, इसके बराबर ये होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए I1 का मान मालूम है, I2 का मान मालूम नहीं है, R1 का मान मालूम है, और R2 का मान भी मालूम है। तो I2 बराबर हम निकालेंगे तो इसको क्या होगा I1 R1 बटा R2, ठीक है। I1 का मान अभी निकालेंगे 2 एम्पियर लिख देंगे, R1 का मान 9 ओम और R2 का मान 6 ओम। इसमें देखिए कट जाएगा और गुणा हो जाएगा तो आपका कितना आएगा 3 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। यानी I2 का मान भी 3 एम्पियर हो गया। अब I1 का मान 2 एम्पियर और I2 का मान कितना हो गया 3 एम्पियर। अब दोस्तों गाइस यहाँ पे क्या होगा कि 6 ओम प्रतिरोध में ऊष्मा 6 हमको निकालना है, ठीक है। तो P बराबर वहाँ पे हम लोग क्या लिख लेते हैं I1 का स्क्वायर इंटू R1। अब यहाँ पे क्या होगा I2 का स्क्वायर इंटू R2। अब I2 का मान अभी हम लोग निकाले हैं 3 और R2 का मान हम लोग को मालूम है 6 ओम, ठीक है। तो I2 का जब मान रखेंगे तो I1 का मान 3 का स्क्वायर रख देंगे, ठीक है। तो इसका क्या होगा 9 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, ठीक है। और 6 से उसमें इंटू करेंगे तो P बराबर हम लोग का ऊष्मा 6 ओम पर, ठीक है। 6 ओम प्रतिरोध में ऊष्मा 6 कितना होगा 54 वाट, ठीक है, 54 वाट होगा। अब परिपथ में कुल धारा क्या होगा I बराबर I1 प्लस R2, ठीक है, I1 प्लस I2। तो आपको पता है I1 बराबर हमने 2 अभी ज्ञात किया है और 3 I2 बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे जोड़ देंगे तो I बराबर हम लोग को 5 एम्पियर मिल जाएगा। 2 ओम प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा, V बराबर I इंटू R होगा। I का मान 5 है, R का मान 2 है, तो V बराबर क्या हो जाएगा 10 वाट हो जाएगा आपका। दोस्तों आते हैं ख पे। तो दोस्तों इसमें लिखा है एकल स्लेट द्वारा प्रकाश के विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त करने के लिए आरेख बनाइए, केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई का सूत्र ज्ञात कीजिए, विवर्तन प्रतिरूप में तीव्रता विभाजन का चित्र भी बनाइए।
तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये जो है आपका एकल झिल्ली द्वारा विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त करने का आरेख है। ठीक है, तो इस प्रकार से चित्र बनता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेने के बाद एक बार कॉपी में बना के जरूर ट्राई कर लीजिएगा, ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना आए। अब दोस्तों आते हैं कोणीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई पर, केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई पर। तो दोस्तों देखिए, केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर प्रथम निम्निष्ठों के बीच कोणीय दूरी को कहते हैं। केंद्रीय उच्चिष्ट को किसी भी ओर कोणीय फैलाव थीटा इज इक्वल टू लेमडा बटा ई है। अतः कोणीय चौड़ाई आपका क्या होगा, 2 थीटा इज इक्वल टू 2 लेमडा अपॉन ई। तो दोस्तों ये आपका केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई हो गई। ठीक है, अब दोस्तों आता है विवर्तन प्रतिरूप में तीव्रता वितरण का आरेख। तो दोस्तों ऑलरेडी मैं आरेख बनवा चुका हूं और आप देख सकते हैं इसका आरेख प्रथम प्रश्न संख्या 6 का 8वां में है, वो भी सेट 4, यानी सेट 4 का आप अगर हमारा पार्ट 2 वीडियो देखते हैं तो आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो सेट 4 आप जाकर वीडियो देख लीजिएगा। और मैं आपको कहूंगा जितना भी सेट हल करवाएं, जो पार्ट हल करवाऊं, सारा का सारा वीडियो जाकर देख लीजिए, सेट 1 से लगाकर सेट 7 तक। तो अभी सेट 7 तक हल कराएंगे, अभी सेट 5 चल रहा है ना, तो आपको सेट 7 तक हल कराएंगे। अब दोस्तों अगला प्रश्न आता है हम लोग का आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत विभव समीकरण, आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए। किसी धातु पृष्ठ के लिए जब आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य λ1 है, तब निरोधी विभव V1 तथा तरंग दैर्ध्य λ2 पर निरोधी विभव V2 है। प्लांक नियतांक के लिए सूत्र ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपका चीज हो गया। दोस्तों आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण इस प्रकार लिख देना है। इस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो भी डाला था, बट आप देख सकते हैं। प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा E k इक्वल टू 1/2 mv² होता है। ठीक है, तो इसके बराबर आपको क्या कर देना है, एच न्यू माइनस डब्ल्यू कर देना है, घटा देना है। अब यहाँ पे देखेंगे तो एच बराबर एच ब्रैकेट में क्या होगा, V माइनस V0, मतलब इसके बराबर फिर इसके बराबर आपको समान दिखा देना। V0 आपका क्या है, देहली आवृत्ति है, V क्या आपतित प्रकाश की आवृत्ति है। तो गाइस यहाँ पे देखिए प्रथम स्थिति में EV1 इक्वल टू HC बटा λ1 माइनस W होता है, तथा दूसरी स्थिति में EV2 HC बटा λ2 माइनस W होता है। मतलब इसके बराबर ही है, अगर पहली स्थिति है तो V1 होगा और दूसरी स्थिति है तो V2 होगा। ठीक है, अतः क्या होगा, E इसमें से अगर दोनों को हम देख लें तो इन दोनों में तो E कॉमन हो जाएगा, तो E V1 माइनस V2 इक्वल टू क्या होगा, HC आपका कॉमन हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा 1 अपॉन, और यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे ये आपका W है वो तो एक दूसरे से कट जाएगा अगर जोड़े तो, अगर घटाए तो। अगर आपको देखिए क्या मतलब क्या किया, इसको घटाया गया है। समीकरण 1 अगर समीकरण 2 मान लेते हैं तो इसको घटाने पर क्या होगा, EV1 माइनस EV2, तो यहाँ पे देखिए माइनस आ गया, लेकिन इसमें जब माइनस करेंगे तो ये क्या होगा, ये माइनस होगा लेकिन ये प्लस हो जाएगा, तो इससे इससे कट जाएगा, तो आपका 1/λ1 माइनस 1/λ2 हो जाएगा। या H बराबर आप इसको कह सकते हैं E ब्रैकेट में V1 माइनस V2 और बटा C 1/λ1 माइनस λ2, यही आपका प्लांक नियतांक का सूत्र है। ठीक है, H बराबर। अब दोस्तों घ आता है नाभिकीय संलयन प्रक्रिया क्या है। प्रकृति में नाभिकीय संलयन का एक उदाहरण दीजिए। एक तर 4 हीलियम नाभिकों के एक ऑक्सीजन के नाभिक में परिवर्तित करता है। यदि डीलियम व ऑक्सीजन नाभिकों के द्रव्यमान क्रमशः 4.0015 AMU तथा 15.995 AMU हो, तब ऑक्सीजन में प्रति नाभिक से उत्सर्जित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों पहले आपको बताना नाभिकीय संलयन क्या होता है। इस प्रकार का प्रश्न है, आप देख सकते हैं, एक बार पढ़ सकते हैं पूरा प्रश्न। तो लिखा है जब 2 हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी नाभिक की रचना करते हैं तो इस प्रक्रिया को नाभिक संलयन कहते हैं। नाभिकीय संलयन के फलस्वरूप जिस नाभिक का निर्माण होता है उसका द्रव्यमान संलयन में भाग लेने वाले दोनों नाभिकों के सम्मिलित द्रव्यमान से कम होता है। तो दोस्तों आपको अगर आप चाहेंगे तो इतना भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछ रहे हैं नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया क्या है तो आप यहां तक लिख सकते हैं, उसका द्रव्यमान संलयन में भाग लेने वाले दोनों नाभिकों में सम्मिलित द्रव्यमान से कम होता है। आप पूरा भी लिख सकते हैं या फिर निर्माण होता है, बस यहाँ तक भी लिख सकते हैं। बस अर्चा अब इतना चीज पूछा है तो आप इतना तक लिखेंगे तो चलेगा। अगर आपसे केवल ये पूछ दे रहा है 2 नंबर में तो आपको पूरा लिखना होगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। और सूर्य में 4 हाइड्रोजन नाभिक प्रोटॉन संयुक्त होकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं तथा इस प्रक्रिया में
अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। आपको ये रिएक्शन दिखा देना है। और देखिए यहाँ पे 4 हीलियम की 4 हीलियम की बात हुई है, तो 4 से गुणा कर देना है 1 हीलियम बराबर, ठीक है। तो 1 हीलियम बराबर इतना, 4 से गुणा कर देंगे इसमें, तो आपका 4 हीलियम का मान आ जाएगा, द्रव्यमान, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है 1 ऑक्सीजन नाभिक का द्रव्यमान इतना है, तो द्रव्यमान क्षति ज्ञात करना है, तो इसमें से इसको घटा दिया गया, तो 0.0110 AMU आपका ये द्रव्यमान क्षति हो गया, डेल्टा M। अब उत्सर्जित ऊर्जा क्या होता है, उत्सर्जित ऊर्जा ज्ञात करना है, ठीक है। तो उत्सर्जित ऊर्जा आपको किस में बोला है, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करना है। तो उत्सर्जित ऊर्जा जो आपका द्रव्यमान क्षति उसको लिख लेना है, और मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए 931 से गुणा कर देना है, तो आपका 10.2410 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों ड की बात कर ली जाए तो ड भी आपका न्यूमेरिकल पॉइंट है। ये जब आप लिख के हल करेंगे ना तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ऐसे मैं बोलूंगा तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा, बट अगर आप कॉपी लेकर आप लिखते हैं ना तब आपको समझ में आएगा कि हाँ किस तरह हल करना है। 30 वोल्ट शिखर मान का प्रत्यावर्ती स्रोत एक जर्मेनियम डायोड तथा 400 ओम प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा है। डायोड का अग्र प्रतिरोध 20 ओम तथा रोधक वोल्टेज 0.3 वोल्ट है। तो डायोड में शिखर धारा तथा लोड के सिरों पर शिखर वोल्टेज ज्ञात कीजिए। यदि डायोडों को आदर्श मान ले तब ये मान क्या होंगे, ठीक है। ये मान क्या होंगे, तो V0 दिया आपका, RL दिया, RF दिया और V भी दिया है। तो इस प्रकार को आपको चित्र में भी देखने को मिलेगा। तो डायोड में शिखर धारा क्या होता है, I0 होता है। I0 बराबर क्या होता है, V0 माइनस VB बटा RF प्लस RL। तो आपको ये सारे मान पुट कर देना है। तो I0 बराबर आपका क्या आ जाएगा, 0.07 एम्पियर। अब पूछा है कि लोड में सिरों पर शिखर वोल्टेज, तो आपका क्या होता है, VL नॉट इज इक्वल टू I नॉट इंटू RL, ठीक है, I नॉट इंटू RL। तो आपको यहाँ पे रख देना I का मान जो आपका आया 0.07 और R का मान दिया ही है 400, तो उसको रख देना। तो VL का आपका क्या आ जाएगा, शिखर वोल्टेज का 28 वोल्ट, ठीक है। तो ये चीज़ आपका आ जाएगा, बस आपको इतना ही लिख देना है, आपका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आते हैं जो 5 नंबर के सवाल होते हैं, 5 नंबर के सवालों पर आते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहला पूछा है कि गॉस नियम की सहायता से एक आवेशित लंबे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तार का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा कूलाम प्रति मीटर है। तो गाइस ये आपको सेट 4 में मिलेगा, तीसरा का घ। आपको मैंने बोला है ना कि आप सेट 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जाकर सेट 4 का पूरा वीडियो देखिएगा, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 सारा देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट ख क्या कह रहा है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश कण पर कार्य करने वाला लॉरेंज बल का वेक्टर स्वरूप लिखिए। 2 समान आवेशित कण A तथा B को समान त्वरक विभव से त्वरित करके एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, जिससे वे क्रमशः R1 तथा R2 त्रिज्याओं के वृत्तीय पदों को पूरा करती हैं। A व B के द्रव्यमान में अनुपात R1 तथा R2 के पदों में ज्ञात कीजिए। काफ़ी अच्छा भी है और उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर कार्यरत लॉरेंज बल, ठीक है। लॉरेंज बल ऑलरेडी हमने पढ़ा रखा आपको, ठीक है। अब आपको वो वीडियो देखना है तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। यह बराबर क्या होगा, Q ब्रैकेट में V वेक्टर इंटू B वेक्टर, ठीक है। तो Q क्या है आपका, कण का आवेश है, V क्या है, कण का योग है, और B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। समान त्वरक विभव से त्वरित करने पर कोण के संवेग V बराबर क्या होगा, √2QV बटा m। अब चुंबकीय क्षेत्र में कण के पथ की त्रिज्या कितनी होगी दोस्तों, तो R बराबर MB बटा QB इज इक्वल टू m बटा QB। अब m बटा QB क्यों है हुआ है, क्योंकि यहाँ पे V बराबर देखिए आपको क्या होता है, आपको V बराबर ये हुआ, और वही V बराबर आपको यहाँ पे मान रख देना √2QB बटा m। अब देखेंगे m है यहाँ पे, m वहाँ पे भी है, तो m को जब अंदर लेंगे, यहाँ पे देखिए m को जब अंदर लेंगे तो m स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 m से m काट देंगे, तो यहाँ पे नीचे आपका क्या बचेगा, 1 बटा B 2mV बटा Q। तो इसी को अब m बराबर हम लोग लिख लेंगे, तो m बराबर क्या होगा, जब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो m बराबर आपको मिलेगा R स्क्वायर B स्क्वायर इंटू Q बटा 2B। अब इसी के अनुसार आपको लिख देना है कि m में बटा mb। तो देखिए अब यहाँ पे m बराबर तो आपको मिल गया। अब यहाँ पे A के लिए और तथा B के द्रव्यमान को अनुपात निकालना था, ठीक है। तो उसमें R1 R2 का निकालना है। तो अगर मान लीजिए गाइस यहाँ पे आपको m बराबर दिया गया है, ठीक है। m बराबर आपको कितना दिया गया है, m बराबर आपको दे दिया गया है R स्क्वायर B स्क्वायर Q बटा 2V। अगर हम द्रव्यमान जो m है उसको हम m में ले लेते हैं,
और जो इसमें आर है आपका ओम, उसको कैपिटल आर ले लेते हैं, तो आर स्क्वायर बी स्क्वायर क्यू बटा 2v। अब चूंकि आर क्या है आपका R1 ले लेंगे, क्योंकि जब ए के लिए है तो R1 ले ले रहे हैं, ठीक है। और वही एम बी के लिए क्या होगा, R2 ले लेंगे, R2 का स्क्वायर बी स्क्वायर क्यू बटा 2v। अब इसी चीज़ को जब हम लोग बटा करेंगे ना तो ये गुणा हो जाएगा, जब इसको बटा करेंगे यम ए बटा यम बी, तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो इसमें देखेंगे तो आपका सारा का सारा कट जाएगा, बस R1 R2 आपका बच जाएगा। तो आपका क्या बचेगा, R1 का स्क्वायर बटा R2 का स्क्वायर। तो बस यही आपका द्रव्यमान का अनुपात है R1 व R2 में, ठीक है गाइस, यही है अनुपात। अगला प्रश्न आता है, एक तार की लंबाई खींचकर 3 गुनी कर दी जाती है। तार को एक नियत विभवांतर के स्रोत से जोड़ने पर तार के प्रतिरोध, पदार्थ की प्रतिरोधकता तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन की अनुगमन चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा प्रश्न है, आइए देख लेते हैं। तो दोस्तों इसमें दिया क्या है कि मतलब ना तार की लंबाई जो है उसको खींच के 3 गुना कर दिया जाता है, यानी L1 बराबर L दे दिया है, L2 बराबर 3L दे दिया है। क्योंकि अगर प्रारंभिक लंबाई L है तो उसका खींच कर 3 गुना जब कर रहे हैं तो उसके बाद लंबाई उसकी कितनी हो जाएगी, 3L हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे आता है तार का आयतन, तो तार का आयतन भी बराबर क्या होगा, A1 L1 इक्वल टू A2 L2। अब दोस्तों ए आपका क्या क्षेत्रफल है, ठीक है, और यल क्या लंबाई है, तो A1 बटा A2 करेंगे तो आपका यल बटा L2 बटा L1 हो जाएगा। L2 बटा L1 का ऐसे मान रख देंगे तो आपका 3 बटा 1 आ जाएगा, ठीक है, 3 यल से यल कटेगा तो आपका 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए A1 बटा A2 इक्वल टू 3 आ गया, ठीक है। अब तार का प्रतिरोध अगर देखें तो R बराबर क्या होता है, यहाँ पे PL बटा A लिखा गया, ठीक है। तो कहीं कहीं उसको रो भी कहा जाता है, तो रो आप मान लीजिए, ठीक है। तो रो L इक्वल टू A, तो ठीक है। तो R बराबर था R1 बटा R2 क्या होगा, तो रो L1 A2 इंटू A2 बटा रो L2। तो रो से रो कटेगा तो आपका बचेगा क्या है, L1 बटा A2 L1 A2 बटा A1 L2, ठीक है। तो ये चीज बचेगा, ठीक है। तो आपको A2 बटा A1 का मान दिया है, कहां से दिया है, तो देखिए A1 बटा A2 दिया है 3, तो A2 बटा A1 का क्या हो जाएगा 1 बटा 3, ठीक है। और A1 बटा A2 का L1 बटा L2 का मान कितना दिया है आपका, L1 बटा L2 का, तो L1 का मान L रख लेंगे और L2 का मान 3L रख लेंगे, तो L से L कट गया, मतलब 1 बटा 3 इसका भी होगा, यानी 1 बटा 3 गुणे 1 बटा 3, तो बराबर कितना हो गया 1 बटा 9। R2 इक्वल टू 9 R1, मतलब R2 जो प्रतिरोध है ना वो 9 गुना होगा R1 के, ठीक है। ये चीज हो गया। अब दोस्तों इसी को लिख देंगे, तार का प्रतिरोध 9 गुना हो जाएगा। अब इसमें पूछा गया अनुगमन चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ठीक है। तो यहाँ पे लिखा पदार्थ की प्रतिरोधकता अपरिवर्तित रहेगी, और अनुगमन पे क्या प्रभाव पड़ेगा देख लीजिए तीसरे पॉइंट पे। VD इक्वल टू क्या होता है, VE टाउ बटा ML, तो VD अनुक्रमानुपाती 1 बटा यल, ठीक है, 1 बटा यल। इसको व्युत्क्रमानुपाती भी बोल सकते हो, लेकिन व्युत्क्रमानुपाती अगर बोलिएगा तो 1 बटा यल ना बोलिएगा, केवल यल बोलिएगा, ठीक है। अतः तार की लंबाई 3 गुनी कर देने पर अनुगमन वेग 1/3 हो जाएगा, ठीक है, 1/3 हो जाएगा। तो दोस्तों आपका अथवा में आता है विभव मापी का सिद्धांत क्या है। एक विभव मापी के तार का प्रतिरोध 8 ओम है और 4 ओम के प्रतिरोध तार के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए जब विसर्पी कुंजी का संपर्क विभवमापी तार के ठीक मध्य बिंदु C पर किया जाता है। मतलब कि आपको इसमें विभवमापी का सिद्धांत लिखना है और जो न्यूमेरिकल दिया उसको हल करना है। तो दोस्तों देखिए इस प्रकार चित्र दिया है आपका क्वेश्चन पेपर में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है यहाँ पे 2 वोल्ट है और ACB, ठीक है, और यहाँ पे जो आपका है 4 ओम है, ठीक है। तो हमें मध्य बिंदु C पर किया, ठीक है, जाता है ठीक मध्य, यानी संपर्क कुंजी, यानी C पर मध्य किया जा रहा है। तो ज्ञात क्या करना है, तो 4 ओम प्रतिरोध तार के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करना है, ठीक है। तो 8 ओम भी दिया है। तो दोस्तों विभवमापी का सिद्धांत लिख लेंगे इस प्रकार, जब एक समान परिच्छेद के तार में विद्युत धारा बह रही हो तब तार के किसी भी भाग के सिरों के बीच विभवांतर उस भाग की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात भी अनुक्रमानुपाती यल, तथा इसको हम अगर अनुक्रमानुपाती हटाते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट के आ जाता है, यानी v इक्वल टू के इंटू यल, जहाँ के क्या आपका विभवमापी के तार विभव प्रवणता है, ठीक है, यानी के क्या है विभव प्रवणता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो अब दिया क्या है, तार AB का प्रतिरोध R बराबर 8 ओम दे दिया है, यानी AB का प्रतिरोध 8 ओम दे दिया है। तार AC का प्रतिरोध कितना दे दिया है, 4 ओम। अब पूछा है उनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, यहाँ पे आपको निकाल लेना है। तुल्य प्रतिरोध देखिए यहाँ पे आपका समांतर में है, मतलब तो 1/R डैश इक्वल टू क्या होगा, 1/R1 प्लस R2 हो जाएगा। दोनों का मान सेम नहीं है, यहाँ पे देख सकते हैं सेम है। R1 का मान देखिए यहाँ पे 4 ओम आया है और R2 का भी 4 ओम उसमें दिया है, यहाँ पे भी 4 ओम आया है दूसरा मान, ठीक है।
तो यहाँ पे 4/4 धन 1/4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2/4। तो 2 से जब काटेंगे तो 2 1 2 2 4 हो जाएगा। तो 1/2 यहाँ पे आ गया, तो R डैश इक्वल टू 2 ओम। अब प्रतिरोध R डैश तथा सीबी के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, अतः इसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, R डबल डैश इक्वल टू R डैश प्लस R। तो R डैश का मान कितना निकाले थे 2, तो 2 रख लेंगे, और R का मान क्या है 4, तो जोड़ देंगे तो 4 2 6 ओम हो जाएगा। यानी जो तुल्य प्रतिरोध हम लोग का कितना आ गया 2 ओम, मतलब 6 ओम आ गया, और आपका समांतर प्रतिरोध कितना आ गया 2 ओम। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखनी है। अब परिपथ में धारा कितना होगी, तो आपने पढ़ा है आई बराबर भी बटा आर, यानी भी बराबर आई इंटू आर पढ़ा है आपने सूत्र, तो उसी से आई बराबर क्या हो जाएगा भी बटा आर। तो आर का मान रख लेंगे, तो 2 बट भी का मान ऑलरेडी आपको फिगर में बताया कि दिया है 2 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे 2 वोल्ट रख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, भी का मान रख लिया, तो भी बटा, तो और आर डबल डैश का मान हमें मालूम है 6 ओम, तो यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध का मान रखा गया, तो 2/6 इज इक्वल टू काटेंगे तो 1.1/3 एम्पियर आपका आ जाएगा। तार बिंदु ए व सी के बीच विभव क्या होगा, तो जहाँ आर डबल डैश है वहाँ पे आर डैश कर देंगे, तो भी बराबर आई इंटू आर डैश हो गया। आई का मान दे दिया, आर डैश का मान दे दिया है, तो भी बराबर कितना होगा 2/3 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है 4 ओम के प्रतिरोध तार के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए, तो अर्थात हम लोग का भी बराबर आ गया, तो अतः 4 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर 2/3 वोल्ट होता है, लिख देंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से इसको हल करना है, आप इसको कॉपी में लिख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले और वीडियो बनाने का। और वीडियो लाइक नहीं करते हैं तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। तो दोस्तों यहाँ पे अगला प्रश्न आता है, ज्योतिष दूरदर्शी का निम्नांकित किरण आरेख बनाइए, यानी आपको चित्र बनाना है। आपको चित्र दिखा दूंगा कैसे बनाना है। जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है, निम्न में से कौन से उत्तल लेंसों की प्रयुक्त करने पर अधिकतम आवर्धन क्षमता का दूरदर्शी बनेगा। इस दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता की ज्ञात कीजिए। आपका दे दिया F1 बराबर 20 सेंटीमीटर, F2 बराबर 50 सेंटीमीटर, F3 बराबर 1 मीटर और F4 बराबर दे दिया आपका 5 सेंटीमीटर। F4 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो इतना आपका मान दे दिया है। ठीक है, अब इसको आपको हल करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको किरण आरेख बना देना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा पेंसिल से बनाया गया है, तो आपको अगर न मतलब बुझाए तो आप इसको जाके अपने बुक में से देख लीजिएगा। ठीक है, अभी दृश्यक लेंस को आप जाकर देख लीजिएगा, अभी दृश्यक लेंस का किरण आरेख कैसे बनाया जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग न्यूमेरिकल पॉइंट पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो जो दिया गया वो हमने यहाँ पे लिख लिया है, F1 F2 F3 F4 का मान। ठीक है, अब पूछा है इसमें F1 व F2 लेंसों से बने दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता। तो हमें यम बराबर पता है कि -F0/Fe ब्रैकेट में 1 + Fe/d होता है। बस F0 का मान रख लेंगे और Fe का मान रख लेंगे, तो यहाँ पे रख लेते हैं F2 और यहाँ पे F1 का मान, तो 50/20 हो जाएगा +1। और आपको D बराबर पता है न्यूनतम दूरी मतलब तो 25 सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ पर D का मान 25 रख लेंगे और Fe का मान जो यहाँ पे रखे हैं हम वहाँ पे जो यहाँ पे रखे हैं वही यहीं पे रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी 20 रख लेंगे। तो जब 20 रखेंगे तो इसको हल करेंगे तो हम लोग का कितना आएगा -4.5। ठीक है, -4.5 सेंटीमीटर। अब दोस्तों F3 और वो F4 में क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे F1 व F2 है, यहाँ पे F3 और F4 है। तो F3 का मान कितना है 100 सेंटीमीटर और F4 का मान 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे यम बराबर क्या करेंगे, यहाँ पे 100 सेंटीमीटर रखेंगे, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। तो ठीक है, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे बटा 25 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो -24 आ जाएगा। ठीक है, -24 सेंटीमीटर। अतः F3 व F4 लेंसों से मिलकर बने दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता अधिक होगी। बस आपको यही लिख देना है। अब दोस्तों अगला हम लोग का प्रश्न आता है, पीएन संधि डायोड की पूर्ण तरंग दृष्टिकारी क्रिया समझाइए। तो दोस्तों ये क्रिया विधि हम लोग सेट 3 में पढ़ ली है। अगर आपने सेट 3 की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। मेरा आर्ट सोल्यूशन 2020 का और 2019 का दोनों जाकर देख लीजिए, आपकी बोर्ड परीक्षा में काफी मदद करेगा आपको अच्छे अंक लाने के लिए। दोस्तों नेक्स्ट आता है खंडिया में 6वां प्रश्न आपका आता है, नीचे प्रदर्शित श्रेणी LCR परिपथ में धारा तथा वोल्टेज के बीच कलांतर ज्ञात कीजिए। यदि एक अतिरिक्त संधारित्र C1 को संधारित्र C के समांतर में जोड़ जाने पर शक्ति गुणांक का मान एकांक हो जाए तब C1 की धारिता का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार का आपका प्रतिरोध दे दिया होगा प्रश्न में, आपको इसमें सारा मान आपको देखने को मिल जा रहा होगा कि L बराबर 100 mH, C बराबर 2 माइक्रोफैरेड, R बराबर 400 ओम और V बराबर V0 साइन यहाँ पे 1000T + 5, मतलब इतना चीज आपको दे दिया। अब आपको क्वेश्चन में छाड़ना है कि हल दिया है, L बराबर दे दिया
100 mH मतलब हेनरी, ठीक है। तो आपको एक इसका हेनरी बदल देना, मतलब मान लीजिए यहाँ पे मीटर हेनरी दिया तो यहाँ पे हेनरी में बदलेंगे तो 0.1 हेनरी हो जाएगा। सी बराबर 2 माइक्रो फैराड दे दिया तो इसको फैराड में बदलिए तो 10⁻⁶ से गुणा कर दीजिए, फैराड में बदल जाएगा। आर बराबर आपका 400 ओम दे दिया। वी बराबर V0 साइन ओमेगा टी होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ओमेगा की जगह पे आपका 1000 दिया है प्लस फाइव दे दिया है, तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा 1000, क्योंकि ये सूत्र होता है V=V0 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो यहाँ पे ओमेगा का मान दे दिया है 1000। अगर आपको यहाँ पे चाहिए मतलब लिखना है कैसे, तो आप सिंपली वो सूत्र लिखेंगे और लिख देंगे इसकी तुलना इससे करने पर ओमेगा =1000 रेडियन प्रति सेकेंड, ठीक है। अब आता है पहला आपका पूछा है कि पहला आपका पूछा है क्या, प्रेरण प्रतिघात, यानी कि आपका पहला इसमें क्या पूछा है, धारा तथा वोल्टेज के बीच कालांतर ज्ञात कीजिए। कालांतर पूछा है, ठीक है। तो कालांतर निकालने के लिए पहले हम लोग को एक्सएल का मान पता रहना चाहिए, एक्सी का मान पता रहना चाहिए, और उसके बाद आर तो हम लोग का दिया है, क्योंकि कालांतर का सूत्र होता है tan phi = XL - XC बटा आर। तो दोस्तों एक्सएल निकालने के लिए हम लोग को प्रेरण प्रतिघात मतलब ज्ञात करना है। तो एक्सएल बराबर क्या होता है ओमेगा इंटू यल, यल का मान मालूम है, ओमेगा का मान मालूम है, गुणा कर देंगे तो 1000 × 0.1 = 100 ओम आपका आ जाएगा, ठीक है। तो आपका इससे क्या हो गया, प्रेरण प्रतिघात का मान मालूम हो गया। अब धारिता प्रतिघात एक्सी का मान क्या होगा, 1/ω/c होता है, तो 1/ω/c कर देंगे। सी का मान मालूम है, ओमेगा का मान भी मालूम है, रख लेंगे। रखने के बाद कितना आ जाएगा 500 ओम आ जाएगा, ठीक है। अब आता है परिपथ की प्रतिबाधा जेड बराबर। तो जेड बराबर का यहाँ पे कोई काम नहीं है, बट यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। जेड बराबर क्या होता है आर स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में XL - XC का स्क्वायर, बस मान रख लेंगे। तो 400 का स्क्वायर धन यहाँ पे भी आपका 400 का स्क्वायर आ जाएगा, दोनों जुड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसमें घटेगा तो -400 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे -400 का स्क्वायर 400 का स्क्वायर, ठीक है। दोनों में देखेंगे 400 का मान हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 + 1 हो जाएगा, तो 400 का बाहर आ जाएगा, 1 + 1 यानी 2 हो जाएगा, तो अंडर रूट में 2 बच जाएगा। तो ये आपका आ गया 400 √2। अब कालांतर के लिए क्या होगा, tan phi = XL - XC बटा आर, XL - XC का मान, ठीक। तो XL का मान कितना आया आपका 100 आया, और -XC का मान कितना है 500 है, तो घटाएंगे तो -400 आएगा, और आर का मान आपका 400 दिया था, ठीक है। तो इससे कटेगा तो आपका कितना आएगा -1, और 5 यानी 10 - 5 का मान कितना होता है 45 अंश। तो आपको सिंपली लिख देना है phi = -45 डिग्री, ठीक है। अतः धारा I वोल्टेज V से कालांतर 45 डिग्री अग्रगामी होगा। वही अगर प्लस में आता तो वहां पे हम लोग क्या लिखते हैं पश्चगामी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज का हमें ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस आया तो क्या होगा, धारा I वोल्टेज V से कला में 45 डिग्री अग्रगामी होगा, ठीक है। अब दूसरा चीज आपका पूछ दिया है क्या, यदि एक अतिरिक्त यहाँ पे आपको शक्ति गुणांक का मान एकांक में ज्ञात करना है, ठीक है। शक्ति गुणांक ज्ञात करना है, तो शक्ति गुणांक cos phi = क्या होता है R/Z = आपको 1 लिख दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 लिख दिया गया। अब 1 क्यों लिखा गया है, यहाँ पे बहुत सी चीजें जाननी है कि यहाँ पे एकांक में पूछा है, ठीक है। तो तब क्या होता है R = Z = 400 ओम, ठीक है। R = Z = 400 ओम। अब क्यों होगा, क्योंकि देखिए जब इतना बराबर इसके हो गया तो इसको इधर करेंगे तो R = Z हो जाएगा, और R = Z है तो R का मान कितना हुआ है 400 आया है, 400 आया, तो Z बराबर भी क्या हो जाएगा 400, यहीं पे ये चीज लिखा गया। अतः क्या होगा 400 = अब यहाँ पे मान रख लेंगे, जेड का मान इसमें ज्ञात कर लेंगे। तो जेड का मान अभी हम लोग ज्ञात किए, यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार। तो उसी प्रकार इसमें जेड का मान रख लेंगे। तो जेड का मान इसमें देखिए 100 - XL, तो XC यहाँ पे हो गया है। क्यों हो गया XC, क्योंकि हमें संधारित्र में तो XC हो गया है, तो X'(C). अब यहाँ पे X'(C) का हमें मान ज्ञात करना है। क्यों मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया प्रश्न में, यदि एक अतिरिक्त संधारित्र C1 को संधारित्र C के समांतर में जोड़े जाने पर शक्ति गुणांक का मान, मतलब अतिरिक्त एक C1 जोड़ा जा रहा है, ठीक है। अतिरिक्त क्या हो रहा है C1 जोड़ा जा रहा है, जो पहले C1 है वो नहीं, जो अतिरिक्त जोड़ा जा रहा है उसका अब हम मान ज्ञात करना है। तो मतलब जो आप पहले XC निकालें ये वाला, उसको अब भूल जाना है कि मतलब हमने 500 निकाला, इसको भूल जाना है। बाकी आपको सब याद रखना है, R का मान याद रखना है और XL का मान याद रखना है। बाकी XC का मान आपको भूल जाना है, क्योंकि अब हम XC हमको न्यू अतिरिक्त ज्ञात करना है। तो वही चीज यहाँ पे XC का मान नहीं रखा गया है, XL का मान रखा गया, R का मान रखा गया है, और इसको हल करके आपका XC का मान ज्ञात किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे X'(C) लिखा गया है। आप चाहते तो इसको XC1 भी कर सकते थे, आप चाहेंगे तो XC1 भी कर सकते हैं। तो आपका ये 100 ओम आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा 100। तो दोस्तों इस प्रकार से इस प्रश्न को लगाना है। उम्मीद है आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए और तुरंत इसको शेयर कर दीजिए। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। तो दोस्तों अगला हम लोग का प्रश्न आता है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए। एक वृत्ताकार कुंडली X जिसकी त्रिज्या 0.02 मीटर तथा 100 फेरे
100 फेरे हैं। एक अन्य वृत्ताकार कुंडली वाई जिसकी त्रिज्या 0.2 मीटर तथा 1000 फेरे हैं संकेंद्रीय तथा सम अक्षीय रखी गई है। कुंडलियों के अन्य प्रेरण गुणांक ज्ञात कीजिए। यदि कुंडली वाई में धारा 4 × 10⁻2 सेकंड में 7 एम्पियर से 5 एम्पियर परिवर्तित की जाती है तो कुंडली एक्स में प्रेरित वैद्युत वाहक बल क्या है। तो दोस्तों इसमें एक्स सी डैश यानी एक्स डैश सी हम लोग बराबर 100 निकाले थे। तो अगर आपको एक चीज़ और बता दूं, हम एक चीज़ और बता दें, उसमें हम लोग क्या निकाले थे, थोड़ा सा आपको जानकारी के लिए बता दे रहे हैं। हमें ज्ञात हुआ था एक्स डैश सी इक्वल टू 100 हुआ था, ठीक है। तो हमने पढ़ा है एक्स सी इक्वल टू 1/ω_c। तो अगर हम देखें तो हमें एक्स सी का मान कितना मालूम है, 100 मालूम है। तो 100 इक्वल टू क्या होगा, 1/ω_c, ठीक है। तो सी का मान ओमेगा का मान हमें नहीं, हमें सी डैश का मान निकालना है। तो ओमेगा का मान मालूम है, तो एक गुणे मतलब यहाँ पे 100 गुणे क्या करेंगे, ओमेगा इक्वल टू क्या कर देंगे, 1/c हो गया, ठीक है। इसको ओमेगा का क्या हुआ, इसको इधर भेज दिए, ठीक है, इसको इधर भेज दिए, गुणा कर दिए। मान लीजिए इधर का इधर गुणा होगा, इसका इधर गुणा होगा, तो यहाँ पे अब क्या होगा, इतना हो गया। तो यानी सी इक्वल टू क्या होगा, 1/100 इंटू ओमेगा। ओमेगा का मान आपको लिख देना है, ओमेगा का मान लिख के आपको सी का मान ज्ञात कर लेना है। उस वाले प्रश्न में जो इसके पहले बताया हूँ, ओमेगा का मान रख के आपको ज्ञात कर लेना है। अब दोस्तों इसमें आपको अन्योन्य प्रेरण गुणांक का परिभाषा हमने सेट 2 में बता दिया था, सेट 3 में भी, तो उसको आप जाके तैयार कर लीजिएगा। इससे आपको, इस वीडियो से आपको ये पता चल रहा होगा कि अन्योन्य प्रेरण गुणांक का परिभाषा कितना इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आपका लगातार 2 से 3 सेट में हमने पढ़ लिया है, ठीक है। और इस साल में ये भी पूछने वाला भी है, तो इसको आप जरूर से जरूर तैयार करें। हम दोस्तों दे दिया है क्या, इसमें R1 इक्वल टू मतलब त्रिज्या दे दिया है, पहला त्रिज्या दे दिया है 0.02 मीटर, उसका फेरों की संख्या दे दिया है 100, और R2 दे दिया है यानी दूसरी त्रिज्या 0.2 मीटर और उसकी फेरों की संख्या दे दिया 1000। अब कुंडली का अन्योन्य प्रेरण ज्ञात करना है। तो कुंडली का अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या होता है, m बराबर μ0 n1 n2 पाई R2 का स्क्वायर बटा 2R1। बस सारा का सारा मान पुट कर लेना है। आपका μ0 का मान होता है 4 पाई, ठीक है, 4 पाई इंटू 10⁻⁷, n1 का मान 100, n2 का मान 1000, पाई का मान होता है 3.14, ये भी रख लेना है। और यहाँ पे क्या हुआ है, R2 का स्क्वायर हुआ है, तो R2 का मान कितना है 0.2, तो इसको 2 बार लिख देंगे, 0.2 इंटू 0.2 और बटा 2 इंटू 0.02। बस इस सारे मान को पुट करके आप जब काट पीट के हल करेंगे तो आपका टोटल आ जाएगा m बराबर 3.94 × 10⁻³ हेनरी। अब दिया क्या, इसमें डेल्टा टी इक्वल टू दे दिया है आपका 4 × 10⁻² सेकेंड, और डेल्टा आई दे दिया है आपका 5 - 7 इक्वल टू -2 एम्पियर। अब कुंडली एक्स पे क्या बताना है, कुंडली एक्स में प्रेरित विद्युत वाहक बल बताना है। तो आपको सूत्र मालूम है कि E बराबर -m इंटू डेल्टा आई बटा डेल्टा टी होता है। बस m का मान मालूम है, डेल्टा आई का मान मालूम है, डेल्टा टी का भी मान मालूम है, बस रख लेंगे और E का मान ज्ञात कर लेंगे। यही आपका कुंडली एक्स में प्रेरित विद्युत वाहक बल का आंसर है। तो दोस्तों इतना कर लेंगे, ठीक है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। तो 7वां का 8वां प्रश्न है, गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र की सहायता से किसी पतले लेंस की फोकस दूरी का सूत्र स्थापित कीजिए। तो सिंपली ऐसे हेडिंग डाल लेंगे, पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। दोस्तों इस प्रकार चित्र बना देंगे, ठीक है। आपको चित्र याद रखना, अगर आपको चित्र याद है तो आप आसानी से इस फिगर के बारे में लिख सकते हैं। जैसे कि देखिए मैं पढ़ूंगा तो आपको पूरा का पूरा फिगर समझ में आने लगेगा। हमने क्या लिखा है, माना एक पतला उत्तल लेंस यल वायु में रखा है, ठीक है। तो ये जो आपका वायु है यल है, और ये पतला लेंस है ना, तो इसको क्या किए हम, वायु में रख दिए हैं। लेंस के पदार्थ वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक n2 है, मतलब इसके भीतर क्या है n2 है, और इसके बाहर क्या है n1 है। तो वही चीज लिखा गया है, लेंस के पदार्थ वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक n2 तथा लेंस के दोनों ओर माध्यम समान है जिसका अपवर्तनांक n1 है। लेंस का वक्रता केंद्र क्या है, C है। प्रथम पृष्ठ का ध्रुव P1, तो यहाँ देखिए प्रथम पृष्ठ का ध्रुव P1, द्वितीय पृष्ठ का ध्रुव P2 है। बस इतना लिखना है। लेंस की मोटाई कितना है, T है, आपको लिख देना लेंस की मोटाई क्या है, T है। माना प्रथम पृष्ठ का वक्रता त्रिज्या R1, अब इसका त्रिज्या क्या है, R1 है, और द्वितीय पृष्ठ की त्रिज्या R2 है, ठीक है। अब माना ध्रुव P1 से वस्तु O की दूरी, अब यहाँ से लिख देना P1 से वस्तु O की दूरी कितना है,
वस्तु O की दूरी कितना है, U है, ये देखिए नीचे U लिखा गया तो U है, तथा प्रथम पृष्ठ के कारण इसका प्रतिबिंब I डैश है, ध्रुव P से V1 दूरी पर बनता है, तब अपवर्तनांक के सूत्र से N2 बटा V डैश माइनस N1 बटा U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 बटा R1, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। और थोड़ा सा इसके बारे में और लिखेंगे। दूसरे पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब I डैश वस्तु का कार्य करेगा जिसका प्रतिबिंब P2 से V दूरी पर बनता है। यदि लेंस की मोटाई T हो तब ध्रुव P2 से प्रतिबिंब I डैश की दूरी V डैश माइनस T होगा। दूसरे पृष्ठ से अपवर्तनांक के लिए किरण N2 से N1 में जा रहा है, तब N1 बटा V माइनस N2 बटा V डैश माइनस T इक्वल टू N1 माइनस N2 बटा R2 हो जाएगा। यदि लेंस अत्यंत पतला हो तब अर्थात T बराबर क्या हो जाएगा, 0। अगर मान लीजिए पूरा लेंस पतला यानी T मोटाई उसमें है ही नहीं, मोटा है ही नहीं, एकदम पतला है, ठीक है, तो पतला होगा तो क्या होगा, T बराबर 0 रख लेंगे। T बराबर 0 रखेंगे क्या होगा, N1 बटा V माइनस N2 बटा V डैश इज इक्वल टू N1 माइनस N2 बटा R2 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे इस प्रकार हो जाएगा। अब समीकरण 1 व 2 से देखेंगे तो क्या होगा, समीकरण 1 व 2 को जोड़ देंगे, ठीक है, इसको 2 मान लीजिए और ऊपर वाले को जो 1 माने थे उसको क्या करेंगे, अब दोनों को जोड़ देंगे। तो देखिए N1 बटा V माइनस N2 बटा V डैश प्लस N2 बटा V डैश माइनस N1 बटा U इज इक्वल टू इतना बराबर इतना, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे तो ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है। और इसमें N1 माइनस N2 दोनों में क्या है, कॉमन है, ठीक है, तो इसको कॉमन ले लेंगे। बट यहाँ पे प्लस है तो इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, N2 माइनस N1 है, यहाँ पे क्या है, N1 प्लस N2 है। तो आप चाहे तो इसमें से कॉमन लीजिए, चाहे इसमें से कॉमन लीजिए, ठीक है। तो हम मान लीजिए इसमें से अगर कॉमन ले रहे हैं तो आपका क्या होगा, N2 माइनस N1 यानी ये माइनस हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2 हो जाएगा, ठीक है। तो R1 माइनस R2 यानी कि इसमें से अगर कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, N1 हम लोग का माइनस हो जाएगा, N2 प्लस हो जाएगा, तो N2 माइनस N1 तो R1 आपका प्लस में, ये माइनस में, तो इसको हमने यहाँ पे कर दिया है, तो इसमें माइनस कॉमन लेंगे। अब इसमें क्या है, ये तो दोनों कट गया है, तो ये है, तो N1 इसमें से कॉमन हो जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा, N1 ब्रैकेट में 1 बटा V माइनस 1 बटा U इक्वल टू इतना बराबर इतना। अब यहाँ पे देखेंगे N1 है, अब इसमें N1 कॉमन लेंगे तो N1, तो इसमें क्या होगा, N2 बटा N1 माइनस 1 हो जाएगा। अब फिर इसमें N1 से गुणा करेंगे तो N1 आपका कट जाएगा और फिर N1 मतलब आपका यही आ जाएगा। तो इस वजह से N1 कॉमन लिया गया है, तो यहाँ पे माइनस 1 आ गया है और इधर के N1 से इधर के N1 को काट दिया गया, तो बस यहाँ पे ये चीज़ आ गया है। अब आगे देख लेते हैं इसका क्या होगा। अब दोस्तों यहाँ पे N1, अब N बराबर क्या होता है, N2 बटा N1 होता है, तो वहाँ पे N2 बटा N1 की जगह पे N रख दिया गया है। अब इसको समीकरण 3 मान लेंगे। अब लिखा गया यदि वस्तु अत्यंत पर हो तब वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, तब U बराबर इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब अनंत हो जाएगा, V बराबर F हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे अनंत रख लेना है, यहाँ पे V की जगह पे F रख लेना है। तो आपका 1 बटा F इक्वल टू क्या हो जाएगा, N माइनस 1 ब्रैकेट में 1 बटा R1 माइनस R2। यही पतले लेंस के लिए अपवर्तनांक का सूत्र है, बस आपको इतना ही लिख देना है। अब दोस्तों यहाँ पे 7वां का 8वां हमने ये वाला बताया था, अब ये 7वां प्रश्न है, ठीक है। यहाँ पे चूंकि हमने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया है, कोई बात नहीं, आप तो सब पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें कोई छोड़ने वाली बात नहीं है। 7वां प्रश्न कहता है एक उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तनांक का सूत्र स्थापित कीजिए। एक गोलीय पृष्ठ के लिए किस चीज का सूत्र, अपवर्तनांक का सूत्र स्थापित कीजिए। उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तनांक आपको बताना है। तो आपको यहाँ पे इस चीज को देख लीजिए, फिगर आपको ऐसे बना देना है और फिगर के बारे में थोड़ा सा लिख देना है। माना APB एक उत्तल गोलीय पृष्ठ है जिसकी विरल माध्यम का अपवर्तनांक N1 तथा सघन माध्यम का अपवर्तनांक N2 है। गोलीय पृष्ठ के ध्रुव P से U दूरी पर एक बिंदु वस्तु O रखी है जिसका प्रतिबिंब I है। माना इस उत्तल गोलीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R है। माना कोण MIP, कोण MOP तथा कोण MCP क्रमशः अल्फा बीटा गामा है, यानी बीटा अल्फा तथा गामा है। तो त्रिभुज MIC में R बराबर क्या होगा, बीटा प्लस गामा, जो बहिष्कोण प्रमेय से। पुनः त्रिभुज MOC में I बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस गामा, बहिष्कोण प्रमेय से, ठीक है। स्नेल के नियम से क्या होगा, साइन I बटा साइन R होता है इज इक्वल टू 1N2 होता है, यानी का अपवर्तनांक होता है। 1N2 का मान कितना होता है, N2 बटा N1 होता है। और I का मान दे दिया है, I का मान आपका दे दिया अल्फा प्लस गामा और R बराबर दे दिया है बीटा प्लस गामा। तो बस वही चीज़ यहाँ पे पुट कर देना है। अब आगे देख लेते हैं। अब पुट करने के बाद आपको लिख देना है कि गोलीय पृष्ठ का द्वारक बहुत छोटा है, अतः बीटा अल्फा तथा गामा का मान अत्यंत सूक्ष्म होगा या फिर छोटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको साइन हटा देना है, साइन गायब कर देना है, क्योंकि अत्यंत छोटा हो गया तो अल्फा प्लस
गामा बटा बीटा प्लस गामा इक्वल टू N2 बटा N1। बस तिरिया गुणा कर लेंगे तो कुछ इस प्रकार से जब गुणा कर लेंगे आप तो यहाँ पे आपका आ जाएगा N1 अल्फा माइनस N2 बीटा इक्वल टू गामा ब्रैकेट में N2 माइनस N1। इसको आपको समीकरण 2 मान लेना है। अब लिखना है माना बिंदु यम से मुख्य अक्ष पर खींचे गए अविलंब यम पी डैश की ऊंचाई h है और बिंदु पी डैश पी के अत्यंत समीप है, तब tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा इज इक्वल टू यम पी डैश माइन यम पी डैश बटा ओ पी डैश इज इक्वल टू एच बटा पी ओ इज इक्वल टू एच बटा माइनस यू। अब ये चीज कहाँ से आ रहा है, जब आप फिगर देखेंगे ना तो आपको सारा का सारा चीज पता चल जाएगा। जैसे कि यम पी डैश, तो यहाँ पे देखिएगा यम कहाँ है, आपका यम यहाँ है, यम पी डैश ये है आपका, ठीक है। तो यम पी डैश के जगह पे क्यों यच लिखा गया, क्योंकि इसका ऊंचाई यच है, ठीक है, इसका क्या है ऊंचाई यच है तो लिखा गया। और आई पी डैश आपका दिया एक ठो, तो आई पी डैश अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आई और पी डैश है, तो ठीक है। तो आई पी डैश कितना है आपका दूरी, तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है v है, तो यहाँ पे v लिखा गया है। और यहाँ पे ओपी डैश है तो यहाँ पे इसकी दूरी क्या है माइनस यू है। तो बस वही चीज लिखा गया। जब आप फिगर देखेंगे तो इसका सारा का मान पुट कर लेंगे, तब जाके आपको क्या लिख देना, अल्फा बीटा तथा गामा का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। ये अल्फा बीटा गामा हो गया और ये इसका मान हो गया। अब इस समीकरण में क्या करना है, 2 में रख देना है। तो अल्फा का मान रख लीजिए और बीटा गामा का मान सारा रख लेंगे। अब दोस्तों क्या करना है, जब आपका ये समीकरण बन जाता है तो आपको क्या करना है, दोनों पक्षों में क्या करना है, एच से भाग दे देना है। क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी एच है, यहाँ पे भी एच है, यहाँ पे भी एच है। अगर आप चाहें तो इसमें भी एच कॉमन ले सकते हैं, इसमें भी एच कॉमन ले सकते हैं। जब एच से भाग देंगे तो एच आपका गायब हो जाएगा, जो बचेगा वो आ जाएगा, ठीक है। अब इसी में आपको क्या कर देना है, जो माइनस है उसको इधर लिख देना, जो प्लस है उसको इधर लिख देना, बस यही किया गया है, ठीक है। अब N2 माइनस आप देख सकते हैं N2 यहाँ पे हो जाएगा N2 माइनस N1 N2 माइनस N1, ठीक है। अब N2 माइनस N1 फिर हम कहेंगे कि N1 कॉमन ले लीजिए, तो फिर N1 कॉमन लेंगे तो वही चीज़ आ जाएगा N2 बटा N1। तो N1 से N1 कट जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे N हो जाएगा तो N माइनस 1 बटा यू N बटा भी, यही चीज़ आ जाएगा N माइनस 1 बटा R। अब बस यही आपका सूत्र हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको उम्मीद है समझ में आ चुका होगा, तो वीडियो को तुरंत लाइक कीजिए। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। बस दोस्तों लास्ट टॉपिक बचा है, इसको हल कर लेते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है, ये लिखना है आपको। एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता 3 माइक्रोफैरड है। के परावैद्युतांक तथा 3D/4 मोटाई की प्लेट को जब संधारित्र की प्लेटों के बीच रखते हैं तब संधारित्र की धारिता 6 माइक्रोफैरड हो जाती है। के का मान ज्ञात कीजिए जहाँ डी संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का जो बातों पर निर्भर करता है वो चीज़ लिख देते हैं। यहाँ पे 3 बातों पर निर्भर करता है। प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है, प्लेटों के बीच के माध्यम के परावैद्युतांक के अनुक्रमानुपाती होता है, प्लेटों के बीच की दूरी डी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको लिख देना है। अतः सी व्युत्क्रमानुपाती डी पढ़ेंगे और नहीं तो सी अनुक्रमानुपाती 1/d पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको सी बराबर अब जब यहाँ पर रखेंगे तो आई यहाँ पे कि A/d हो जाएगा, जो कि हम लोग का जो ए है यहाँ पे के है। तो सी अनुक्रमानुपाती क्या होगा कि A/d, यहाँ पे तीनों से मिलकर, ठीक है। तो अनुक्रमानुपाती का जब चिन्ह हटेगा तो आपका एप्सिलॉन नॉट जुड़ जाएगा, जहाँ एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है। अब दोस्तों यहाँ पे दिया क्या है, वायु संधारित्र की धारिता CD0 बराबर क्या होगा, A/0 कितना दे दिया 3 माइक्रोफैरड, ठीक है। अब परावैद्युतांक प्लेट में रखने पर C इक्वल टू क्या होता है, A/0 बटा D माइनस 3D/4 प्लस 3D/4 बटा K। ये कितना दे दिया आपका 6 माइक्रोफैरड दे दिया है। अब बस इन्हीं चीज़ों को आपको हल करके आपको सिंपली के का मान फाइंड करना है। तो चूंकि के का मान इसमें दिया है, इसमें के रखा गया है, तो आपको के का मान ज्ञात कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए एप्सिलॉन नॉट बटा डी, एप्सिलॉन नॉट बटा डी का मान दिया है, तो एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे है, डी भी यहाँ पे है। तो जहाँ पे जरूरत पड़ेगा वहाँ पे हम लोग मान पुट करेंगे 3 माइक्रोफैरड, वरना 6 माइक्रोफैरड पे हम लोग हल करेंगे। अब चूंकि इसको हल करेंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पे देखिए एलसीएम उलसीएम लेकर हल किया गया है, तो 4/d प्लस 3D/4 क्या आया है इज इक्वल टू 6 माइक्रोफैरड। अब इसको थोड़ा सा और आगे हल किया गया है, तो इसमें हल क्या किया गया है, डी को कॉमन लिया गया है। ऊपर देखिए दोनों में डी है तो डी को कॉमन लिया गया, D/4 यानी 4 भी कॉमन लिया गया, तो 1 प्लस, अब यहाँ पे देखिएगा डी है, यहाँ पे A/एप्सिलॉन नॉट है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा अलग कर लेते हैं, तो ठीक है। तो इसको जब 1/4 को ऊपर भेजेंगे ना तो ऊपर 4 हो जाएगा, ये आपका अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 माइक्रोफैरड लिख देंगे। तो यहाँ पे 3 माइक्रोफैरड अभी नहीं लिखा गया है, तो वहाँ पे वही चीज़ रख दिया गया है और बाकी आपका ये चीज़ रख के यहाँ पे इसको ऊपर कर दिया गया है 4 को। अब इसमें जब आप तिरिया गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा आसानी से।
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिंपली इतना आने के बाद आपको लिख देना समीकरण 1 का मान रखने पर। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 3 माइक्रोफेराड रख दिया, यानी 3 मान रख दिया है। अब यहाँ पे 4 3 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 + 3k। अब यहाँ पे जब इसमें गुणा होगा तो आप तिर्यक गुणा कीजिए, या फिर जैसे भी गुणा करके आसानी से आप लाएंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे k + 3 हो जाएगा और k हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 है तो 3 चौको 12 हो गया, ठीक है। तो 12 हो गया। अब आपको इधर जब पलटेंगे तो आपको आसानी से k = 3 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे 2 = 1 + 3/k आपको यहाँ पे मान रख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे k का मान आपका 3 आ जाएगा, यानी परावैद्युतांक का मान कितना दे दिया है, k दे दिया, k = 3 दे दिया है। तो ये आपका आंसर हो गया। अब आता है नेक्स्ट हम लोग का अथवा, ये वाला। कूलाम का विद्युत वाहक बल का नियम क्या है। 3 बिंदु आवेश +q - 4q तथा +2q एक यल भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्ष पर स्थित हैं, जिससे कि चित्र में प्रदर्शित है। आवेश +q पर कार्य करने वाले परिणामी विद्युतीय बल का सूत्र प्राप्त कीजिए। आवेशों की पृथक करके अनंत दूरी तक ले जाने में किया गया कार्य भी ज्ञात करना है आपको। मतलब ये 2 से 3 चीजें, 2 चीजें आपको ज्ञात करनी है। कार्य ज्ञात करना है, आवेशों को पृथक करने में, दूरी में ले जाने में किया गया कार्य ज्ञात करना है, और आपको वैद्युतीय बल का सूत्र प्राप्त करना है, परिणामी, ठीक है। तो ये चीजें आपको ज्ञात करनी है। तो सिंपली कूलाम का नियम लिख देंगे। तो कूलाम का नियम आप देख सकते हैं, सिंपल और सरल भाषा में लिखा गया है। इस नियम के अनुसार 2 स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मात्राओं q1 व q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। यह अनुक्रमानुपाती q1 q2 बटा r2 r स्क्वायर, ठीक है। तो r का वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर लिखा गया, तो व्युत्क्रमानुपाती पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो इसको व्युत्क्रमानुपाती पढ़ेंगे, इसको अनुक्रमानुपाती पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती हो गया, यहाँ पे अनुक्रमानुपाती हो गया। तो यह बराबर आपका, जब देखिए जो भी यहाँ पे हटता है तो यहाँ पे कांस्टेंट k आता है, और k का मान होता है 1/4πε0। यहाँ पे k नहीं रखा गया, डायरेक्ट k का मान रख दिया गया है 1/4πε0। कहीं कहीं बुकों में k रखा रहता है, ठीक है। तो k का मान आप उसमें डायरेक्ट दे दिया रहता है 9 × 10⁹ ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस चीज का मान पता चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना, हल कर देना। यहाँ पे ये आपका पहला जो प्रश्न था वो हो गया। अब आपका न्यूमेरिकल पॉइंट ज्ञात करना, ठीक है। तो न्यूमेरिकल पॉइंट ज्ञात करने के लिए यहाँ पे लिखा गया, आवेश +2q के कारण +q आवेश पर प्रतिकर्षण बल कितना होगा, F1 = 1/4πε0 q1 q2 बटा l²। क्योंकि यहाँ पे देखिए भुजा की लंबाई l है, और जहाँ पे q, यहाँ पे देखिए यहाँ पे चित्र बना है, भुजा की लंबाई क्या है, l है। अब यहाँ पे ए पे कितना लग रहा है, +q चार्ज लग रहा है, बी पे +q और सी पे -4q, ठीक है। तो यहाँ पे +q आवेश के कारण +q पर, ठीक है। तो यहाँ पे q1 व q2 का मान दे दिया, 2q 3q रख लेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 × 10⁹ q² बटा l²। तो यहाँ पे 18 × 10⁹ आया है, क्योंकि इसका मान कितना होता है, 9 × 10⁹ होता है। तो 9 दूना 18 हो गया, तो वही चीज़ यहाँ पे मान रख दिया गया। अब -4q के कारण +q के आवेश के कारण, तो माइनस बता दूं कि माइनस आपका न बताता है ऋणात्मक है कि धनात्मक है आवेश, ठीक है। यहाँ पे मान आपको माइनस में नहीं रखना, वो केवल बता रहा है ऋणात्मक आवेश है या कि धनात्मक आवेश है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस नहीं रखा गया है, बस यहाँ पे 4 9 36 हो जाएगा। तो यहाँ पे 36 × 10⁹ q² बटा l², ठीक है। सेम मान रख देना है। अब +q आवेश पर कार्यरत परिणामी बल कितना होगा, यह बराबर आपका होता है F1² + F2² + 2 F1 F2 cos 120 डिग्री। अब बस F1 F2 का मान रख लेंगे, जो आपका आया है हल करेंगे तो लास्ट में आपका यह बराबर हो जाएगा 18√3 × 10⁹ q2 बटा l²। ये आपका सूत्र हो जाएगा कार्यरत परिणामी बल का। और दूसरा पॉइंट आपका पूछ दिया, आवेशों को पृथक करके अनंत दूरी तक ले जाने में किया गया कार्य। तो W बराबर क्या होता है, UF - UI = 0। इसका मतलब -UAB + UBC + UCA। अब यहाँ पे आपको मान रख लेना है 1/4πε0 q × q 2q बटा l। अब यहाँ पे इसका मान 1 दे दिया है, -4 -2, क्योंकि AB से इसका कितना है, AB का यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 1 है, और इसका यहाँ से इधर कितना है कि -4 है, और इसको यहाँ से कितना है -2 है। तो इस प्रकार आपको लिख के हल कर देना है, तो आपका आ जाएगा कितना, W बराबर 9 × 10⁻10 बटा 9 × 10⁻10 q2 बटा QL, ठीक है। यल यहाँ पे आ जाएगा आपका। तो बस आपका यही ऊर्जा है जो कार्य है, ठीक है। तो बस आपको यही चीज़ लिख देना है, यही आपका आंसर हो गया। तो आपका वीडियो यहीं ख़त्म होता है और आपका पूरा
सिलेबस जो है मतलब जो सेट है वो पूरा हल होता है। अब आगे की वीडियो में हम सेट 6 हल करेंगे, तो उसके लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।